नमस्कार बच्चों, मैं हूं मनोज बेनीवाल, आपका अध्यापक गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदा छोई फतेहाबाद से। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की भूगोल विषय का अध्याय 5 जिसका नाम है जल का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, आपने बारिश के मौसम में खूब नहाया होगा, कश्तियां भी चलाई होंगी और जो गड्ढों में पानी होता है उनमें आप खूब खेले होंगे और उनमें कश्तियां चलाकर मनोरंजन भी खूब किया होगा। बारिश में नहाए होंगे या फिर इस तरह के जो सीन है वो बार बार आपने देखे होंगे। यहाँ पर देखिए, बारिश के मौसम में छाता लेकर चल रहे हैं लोग। बाइक जो है वो इसकी खराब हो गई है, यहाँ पर पानी भर गया है। तो प्यारे बच्चों, बारिश के मौसम में ये जो पानी होता है जिनसे सड़कें भर जाती हैं, आखिर वो बाद में कहाँ चला जाता है? बच्चों, इसको समझने के लिए हम जानेंगे जल चक्र के बारे में। जल चक्र क्या होता है? बच्चों, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें देखिए ये समुद्र है और समुद्र का पानी और कुछ जो पानी झीलों के रूप में धरातल पर होता है वह पानी, वायुमंडल में भी कुछ पानी होता है, वह पानी सूर्य की गर्मी से वाष्पित होकर भाप बन जाता है और भाप बनने के बाद जब ये ऊपर उठता है तो फिर क्या होता है? ऊपर क्योंकि बहुत ठंड होती है जिसके कारण यह पानी बादलों का रूप धारण कर लेता है। जब ये बादल ऊपर उठते हैं तो संघनन की प्रक्रिया होती है और वापस ये गैसीय अवस्था से किसमें बदल जाते हैं? द्रवीय अवस्था में बदल जाते हैं, यानी वापस इनका पानी बन जाता है और बारिश होने लगती है। जब यह बारिश धरातल पर गिरती है तो उसका कुछ भाग नदियों और झीलों के रूप में बन जाता है या फिर वो नदियां जो है उस पानी को बहाकर फिर से कहाँ ले आती हैं? समुद्र में। और इसका कुछ भाग धरती में या जमीन में रिसकर नीचे चला जाता है। इसको हम कहते हैं भौम जल। यह भौम जल भी कहाँ पहुंच जाता है? धीरे धीरे समुद्र में पहुंच जाता है। इसी प्रक्रिया को, इसी परिक्रम को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। यानी पानी का एक जगह से उड़कर वापस वर्षा के रूप में आना और उसी जगह पर पहुंच जाना जल चक्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जिस बारिश के पानी से बहुत सारे गड्ढे भर जाते हैं, सड़कें लबालब हो जाती है, वो पानी फिर से कहाँ पहुंच जाता है? जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। प्यारे बच्चों, जल जो है वो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने सुना होगा कि जल बचाओ। हमारी सरकार और हमारे स्कूल में भी हमें बहुत बार अध्यापकों ने ये बताया होगा कि पानी को खुला नहीं बहाना चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए, क्योंकि पानी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, ये होता है जल चक्र। इसके बाद हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, जल चक्र किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जिस परिक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। अभी हमने देखा कि जल किस प्रकार द्रवीय अवस्था से वाष्पित होकर गैसीय अवस्था में यानी गैस का रूप धारण कर लेता है और फिर से ठंडा होने पर जलीय रूप में यानी द्रवीय रूप में वापस आ जाता है। तो यह रूप बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। इसे हम जल चक्र कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल चक्र आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि धरती पर जो पानी है, पृथ्वी पर जो पानी है, वो किस प्रकार से वितरित है। प्यारे बच्चों, यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का ये जो नीला भाग आप देख रहे हैं, यह जल है, यानी यह महासागरीय जल है। और यहाँ पर ये जो हरी भूमि आपको दिख रही है, यह महाद्वीपीय यानी धरातल का भाग है जिस पर मनुष्य रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि
हमारी संपूर्ण पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग, इसका धरातल का एक बहुत बड़ा भाग जलीय रूप में है। तो प्यारे बच्चों, धरती का लगभग 71% यानी धरातल का लगभग 71% भाग जलीय अवस्था में है। यानी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल है। यह जल किस प्रकार से फैला हुआ है इसको भी हम देखेंगे, और कौन कौन से रूपों में यह जल पाया जाता है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दुनिया के महासागर कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों, दुनिया में 5 महासागर हैं। अब इनके नाम देख लेते हैं। यहां पर देखिए, प्रशांत महासागर, इंग्लिश में इसको कहा जाता है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, यहां भी प्रशांत महासागर है। बच्चों, आपने सोचा होगा कि ये 2 बार क्यों दिया गया, यहां भी प्रशांत महासागर, यहां भी प्रशांत महासागर। तो इसको समझने के लिए आपको ये सोचना होगा कि पृथ्वी गोल है, और यह गोल होने के कारण जैसे ही हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये पीछे का हिस्सा प्रशांत महासागर बनता है। इसीलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। प्यारे बच्चों, प्रशांत महासागर के अलावा जो उत्तरी ध्रुव का जो क्षेत्र है वहां पर जो महासागर है उसको कहा जाता है आर्कटिक महासागर, और जो दक्षिणी ध्रुव के हिस्से में महासागर है उसको कहा जाता है अंटार्कटिक महासागर। इन महासागरों के अलावा 2 महासागर और हैं, एक है अटलांटिक महासागर और दूसरा है हिंद महासागर। एक बार फिर से जान लेते हैं, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी के धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा महासागरों के रूप में विस्तृत है। बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि पृथ्वी पर कुल कितना पानी है और वह किस प्रकार से वितरित है। बच्चों, इसको समझने के लिए हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जल है वो किन किन रूपों में पृथ्वी पर विद्यमान है। बच्चों, पृथ्वी के ऊपर जो जल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा महासागरीय जल के रूप में है। महासागर है। दूसरा भाग आता है बर्फ छत्रकों के रूप में, यानी ग्लेशियर्स के रूप में। पृथ्वी पर ग्लेशियर्स के रूप में भी जल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाया जाता है। इसके अलावा भौम जल का, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल से पानी से फसलों की सिंचाई की जाती है। यह पानी धरती के नीचे स्थित चट्टानों में से निकाला जाता है। बच्चों, यह जल कहलाता है भौम जल। इसके अलावा नदियों भी पानी के संग्रह का एक बहुत बड़ा स्रोत है। झीलों के रूप में भी धरातल पर जल पाया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि जो ये जल के स्रोत हैं इनमें कितना कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा हिस्सा जैसा कि हमने देखा महासागरों के रूप में कितना है, 97.3%। उसके बाद बर्फ छत्रक यानी ग्लेशियर्स के रूप में पृथ्वी पर उपलब्ध पानी का 2% भाग पाया जाता है। तीसरा नंबर आता है भूमिगत जल का। भूमिगत जल 0.68% जो है पृथ्वी पर विद्यमान है। प्यारे बच्चों, झीलों का अलवणीय जल यानी शुद्ध पानी की, या जिनको आप कह सकते हैं मीठे पानी की झीलों में पृथ्वी के कुल जल का 0.009% भाग मिलता है। इसके अलावा जो नमकीन झीलें हैं या जो स्थलीय समुद्र है, धरातल के बीच में जो समुद्र पाए जाते हैं, और नमकीन जो झीलें हैं, खारे पानी की झीलें, उनमें भी लगभग इतना ही पानी है, 0.009%। इसके अलावा जो एक और स्रोत है वो है वायुमंडल, जिसमें जल वाष्प होते हैं। जल वाष्प
पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 0.0019% भाग अपने अंदर समेटे हुए है। प्यारे बच्चों, सबसे अंत में जो पानी है और जो सबसे कम है वो है हमारी नदियां। नदियों में जल की मात्रा जो है वो है 0.0001%। अगर हम इनको कुल टोटल करें तो आता है 100%। तो आपने देखा सबसे पहले महासागरों में 97.3% जो पृथ्वी पर जल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा महासागर समेटे हुए है, यानी 97.3%। उसके बाद बर्फ क्षत्रकों का नंबर आता है, यानी ग्लेशियस 2% भाग अपने अंदर पानी समेटे हुए है। भूमिगत जल तीसरे स्थान पर आता है, जिसमें 0.68% कुल जल का पाया जाता है। उसके बाद झीलों का अलवणीय जल, मीठे पानी की झीलें अपने अंदर 0.009% भाग को लिए हुए हैं। उसके बाद नंबर आता है नमकीन झीलों का, जो लगभग इतना ही यानी 0.009% पानी पाया जाता है। उसके बाद वायुमंडल आता है। वायुमंडल में क्योंकि जल वाष्प होते हैं वो है 0.0019%। और सबसे अंत में नदियां अपने अंदर 0.0001% पानी पाया जाता है। तो बच्चों, ये था जो पृथ्वी का जल है उसका वितरण। प्यारे बच्चों, जीवन के लिए जल जो है वो अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझाता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से अगर जल का उपयोग करेंगे तो हम एक बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे होते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको बार बार ये कहा जाता है कि पानी को व्यर्थ ना बहाएं। क्यों कहा जाता है ऐसा? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। बार बार आपको ये बताया जाता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल की अधिकता है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? यह सवाल बार बार आपके मन में उठता होगा। बच्चों, एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक शहरों में नहीं बचेगा पानी, यानी पानी, पीने योग्य पानी। यहां पर जो अलवणीय जल है उसकी बात हो रही है, पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। और ये और भी विचित्र बात है कि हमारे देश को, जिसको नदियों का देश कहा जाता है, उसमें नदियों के देश में एक जल संकट पैदा हो जाएगा। है ना विचित्र बात? तो प्यारे बच्चों, हमें इस बहुमूल्य संसाधन को बचाना है और इसका इस तरह से उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस बहुमूल्य संसाधन से वंचित ना हो। बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे महासागरीय परिसंचरण की। यह क्या होता है? तो इसको जानने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपने कभी समुद्र के किनारे की सैर की होगी, यानी बीच की सैर की होगी, तो आपने देखा होगा कि वहां का जो जल है वो कभी स्थिर नहीं होता, उसमें लहरें उत्पन्न होती रहती हैं। पानी कभी आगे की ओर चला जाता है, कभी वो वापस समुद्र में चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों होता है? और सागर के जल के इस तरह से चलने को ही महासागरीय परिसंचरण का नाम दिया गया है। महासागरीय परिसंचरण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है वो भी अभी हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, महासागर की गतियों को हम इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। महासागर में जो गतियां होती हैं, पानी की जो गतियां हैं, उनको हम, जैसे सबसे पहला नंबर आता है तरंगे। महासागर के जल में तरंगे उठती हैं, ज्वार भाटा आते हैं और धाराएं भी चलती हैं। तो अब हम इनको अलग अलग जानते हैं कि तरंगे क्या होती है। प्यारे बच्चों,
आपने जब बीच की सैर की होगी तो आपने पाया होगा कि समुद्र का जल स्थिर नहीं होता और उसमें तरंगें उठती रहती हैं। इन तरंगों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे समुद्र के धरातल के ऊपर, समुद्र के पानी के नीचे भी धरातल होता है, उसमें कई बार ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, बीच का पानी ऊपर उठता है जहां वो विस्फोट होता है, और फिर वो जब पानी नीचे आता है तो वो किनारों की तरफ भागता है। एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि तेज पवनें, जब तेज पवनें चलती हैं तो पानी को, वो पानी में गति पैदा कर देती हैं, उसके कारण भी तरंगें पैदा हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये तरंगें कितनी बड़ी हो सकती हैं? ये तरंगें बहुत छोटी से लेकर बहुत विनाशकारी अथवा बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। हमारे देश ने भी 2004 में ऐसी ही तरंगों का सामना किया था, जिसको नाम दिया गया था सुनामी। सुनामी आपने नाम जरूर सुना होगा। 26 दिसंबर 2004 को हमारे देश में भी सुनामी लहरें आई थी, सुनामी तरंगें आई थी। सुनामी जब आती है तो बहुत बड़ी बड़ी तरंगें, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं इससे भी ऊंची ऊंची लहरें आपको उठती हुई दिखाई दे रही होंगी। जापान जैसे देश में बहुत सारी सुनामियां आती रहती हैं और ये बहुत विनाशकारी होती है। जब भी सुनामी आती है तो जान माल का बहुत नुकसान होता है। प्यारे बच्चों, सुनामी एक जापानी शब्द है। इसमें जो लहरें हैं, जब सुनामी आती है तो लहरें बहुत विशाल होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुनामी के बाद का दृश्य, जिसमें बहुत ज्यादा विनाश हो रखा है। देखिए यहाँ पर सभी घर जो हैं, जो समुद्र के किनारे पर थे, वो सारे तहस नहस हो चुके हैं। एक और मंजर देखते हैं सुनामी का। ये देखिए, ये मलबा, गिरा हुआ मलबा समुद्र के तट के किनारे, यहाँ पर देखिए मलबा आपको दिखाई देगा। तो ये है सुनामी के जो प्रभाव हैं। प्यारे बच्चों, 26 दिसंबर 2004 को भारत ने भी ऐसी ही सुनामी लहरों का सामना किया था। यहाँ पर देखिए 2004 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का एक हिस्सा है, में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अब हम इंदिरा पॉइंट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको भारत के दो मानचित्र दिखाए गए हैं। ये जो पॉइंट है आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल ये जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो भारत के जम्मू कश्मीर में है, ये इंदिरा कोल है। और जिस पॉइंट का अभी हम जिक्र कर रहे थे, जो डूब गया था, कब, 2004 में जो डूब गया था, ये पॉइंट है जिसको नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट का। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी लहरों के बाद पानी में डूब गया था। तो प्यारे बच्चों, ये थी तरंगें। आपने देखा कि तरंगें छोटी से लेकर बहुत विशाल हो सकती है। अब हम जो महासागरीय परिसंचरण है उसका दूसरा रूप, उसके बारे में जानेंगे, जिसका नाम है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्वार का मतलब क्या होता है? जब समुद्र का पानी संचालित होकर या गति जब उसमें होती है तो वो किनारे के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर देखिए ये पानी में डूब गया है, यानी जो समुद्र का जो तट है उसके ऊपर पानी निकल गया है, आगे की ओर बढ़ गया है। जब ये पानी उठता है तो इसको ज्वार कहते हैं, क्योंकि पानी जब उठता है तो वो वापस भी जाता है। जब वो वापस चला जाता है और यहाँ पर खाली जगह बच जाती है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पानी में डूबा हुआ है और यही स्थान पानी से, क्योंकि लहरें वापस चली गई हैं, लहरों के वापस जाने को भाटा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, दोनों का नाम मिलकर बना है ज्वार भाटा। अब ये ज्वार भाटा क्यों पैदा होता है, इसको भी जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा, जो कि हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है।
तो महीने में 2 बार ऐसी स्थिति आती है जब ये तीनों एक सीध में होते हैं। यहां पर देखिए एक सीध में है ये। तो जब ये एक सीध में होते हैं तो क्या होता है? प्यारे बच्चों, आप सभी ने यह पढ़ा होगा कि जो आकाशीय पिंड है उनकी अपनी अपनी क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। और यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो पानी को अपनी ओर भी खींचती है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है कि सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण है और चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण है, तो यह पानी को क्या करता है? अपनी ओर खींचते हैं दोनों, जिसके कारण उच्च ज्वार की स्थिति बनती है। उच्च ज्वार की स्थिति कहते हैं इसको, जब पानी की लहरें बहुत बड़ी बड़ी होती है तो इसको उच्च ज्वार की स्थिति कहा जाती है। और जिस हिस्से में गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं लगता उसे कहा जाता है निम्न ज्वार। यह एक स्थिति है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा जब इस पोजीशन में होता है, इस स्थिति में होता है, तो ये सूर्य क्या करता है? सूर्य की तरफ थोड़ा खींच रहा है यहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण, और चंद्रमा भी क्या करता है? पानी को अपनी ओर खींचता है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या होता है? उच्च ज्वार की स्थिति आती है। और इस हिस्से में कौन सा ज्वार आता है? निम्न ज्वार आता है। तो प्यारे बच्चों, चंद्रमा और सूर्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पानी को अपनी ओर खींचते हैं और जिसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। प्यारे बच्चों, यही कारण है कि ज्वार भाटा पूर्णिमा व अमावस्या के दिन आता है। बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं पानी जो है वो तट से आकर टकरा रहा है। समुद्र का पानी तट से आकर टकरा रहा है और लहरें उत्पन्न हो रही हैं। ये लहरें ज्वार भाटा के कारण, महासागरीय धाराओं के कारण, या फिर तरंगें जो होती हैं हवाओं के कारण भी पैदा हो सकती हैं। बच्चों, अब हम जान लेते हैं कुछ विशेष धाराओं के बारे में। ये धाराएं कहाँ चलती हैं? महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? जब समुद्र का पानी एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान की ओर समुद्र के अंदर यात्रा करता है या चलता है तो उनको कहा जाता है महासागरीय धाराएं। इसको समझने के लिए हम ये विश्व का मानचित्र देखते हैं। विश्व के मानचित्र में प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह दक्षिणी अमेरिका है, यह उत्तरी अमेरिका है, यह अफ्रीका है, यह यूरोप है, यह महाद्वीप एशिया है और यह ऑस्ट्रेलिया है। प्यारे बच्चों, हमने अभी देखा था कि जो 5 महासागर हैं वो कहाँ कहाँ का फैले हुए हैं। ये प्रशांत महासागर है, इस हिस्से में प्रशांत महासागर है। यहाँ पर दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, वो स्थित है। यहाँ हिंद महासागर है और यह है अटलांटिक महासागर। प्यारे बच्चों, कुछ विशेष धाराएं हैं जो निश्चित मार्ग से होकर चलती हैं। समुद्र का पानी हमेशा गतिमान रहता है, इसलिए इन धाराओं को जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्रशांत अटलांटिक महासागर यहाँ पर है और इसमें एक धारा बहती है यहां से यहां तक। ये एक ठंडी धारा है जिसको कहा जाता है लैब्राडोर धारा। जो धाराएं ध्रुव से मध्य भाग की ओर चलती हैं वो धाराएं ठंडी होती हैं, और जो मध्य भाग से यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं वो गर्म धाराएं होती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जिससे वहां का तापमान बहुत ज्यादा होता है और ये धाराएं गर्म होती हैं। ये लैब्राडोर धारा ठंडी धारा है क्योंकि ये ध्रुवों से मध्य भाग की ओर चल रही है। एक और धारा है ब्राजीलियन धारा। ये यहां से चलती है इक्वाडोर, यानी जो हमारा भूमध्य रेखा है वहां से ये जो ब्राजील का तट है इसके साथ साथ चलती है। यहाँ पर विषुवतीय विपरीत धारा, एक धारा इधर जाती है एक धारा इधर जाती है। उत्तरी विषुवतीय धारा, विषुवतीय विपरीत धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, पश्चिमी वायु अपवाह। वायु जब चलती है तो ये धाराओं को जन्म देती है। ये है
पेरू धारा, इसको पेरू धारा भी कहा जाता है। यहाँ पर ओगलास धारा है, ये एक धारा और है क्यूरेशिया धारा। ये धाराएं हैं कुछ विश्व की जो बहुत प्रसिद्ध हैं और ये अपने निश्चित समय और स्थान पर चलती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना कि जल क्या है और इसके स्वरूप क्या क्या हैं। धन्यवाद।